आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत वैसे तो क्लास 7 में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर देखा जाए क्लास 10th के नीचे तो क्लास 7 में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मिडिवियल हिस्ट्री से। लेकिन अगर इसका वेटेज का बात किया जाए तो इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। जैसे एसएससी के एग्ज़ाम में हुआ, रेलवे के एग्ज़ाम हुआ, या किसी भी एग्ज़ाम में अगर हम जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए और अगर उसमें जीके जीएस आ रहा है तो उसमें मिडिवियल पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मिडिवियल पीरियड का जो शुरुआत होता है हमारे भारत देश में, वो कहा जाता है दिल्ली सल्तनत से शुरुआत होता है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो हम लोग पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत का शुरुआत कहाँ से हुआ। तो मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ आपको पहले बता देना चाहता हूँ। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत देश में बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया था। उस बात करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं मिडिवियल पीरियड के बारे में। मिडिवियल पीरियड यानी कि कह सकते हैं इतिहास को जो हम बांटे हुए हैं, इतिहास को 3 भागों में बांटे हुए हैं: एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवियल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, स्पेशली चर्चा करेंगे दिल्ली सल्तनत का। तो दिल्ली सल्तनत जो है मिडिवियल पीरियड के अंतर्गत आता है। तो मिडिवियल पीरियड को भी 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग है जिसको अर्लियर मिडिवियल पीरियड कहते हैं और बाद वाला भाग जो है उसको लेटर मिडिवियल पीरियड कहते हैं। तो अर्लियर मिडिवियल पीरियड में हमको ध्यान देने की बात है, जो 3 आक्रमणकारी भारत पे आक्रमण किए थे, उनमें जो सबसे पहला आक्रमणकारी था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ये सिंध पे आक्रमण किया था। ये सिंध पे आक्रमण किया था और यहाँ से लूटपाट किया और बहुत सारे लोगों को गुलाम बना करके अपने साथ ईरान लेकर के चला गया था। उसके बाद जो दूसरा आक्रमणकारी आया था, ये दूसरा आक्रमणकारी था महमूद गजनबी। महमूद गजनबी ये भारत पे 17 बार आक्रमण किया था। 17 टाइम्स ये भारत पे आक्रमण किया था। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं जो ये था कहाँ का। ये गजनी का शासक था। ये भारत पे 1900 हम लोग मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ लिए। जो मोहम्मद बिन कासिम जो था सिंध पे आक्रमण किया था और आक्रमण करके बहुत सारे लोगों को अपने साथ गुलाम बना करके मोहम्मद बिन कासिम अपने साथ ईरान लेकर के गया था। अब जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं मोहम्मद गजनबी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके बारे में सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमको जानकारी रहना चाहिए, जो ये 17 बार भारत पे आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था और ये गजनी का शासक था। ये 1998 मोहम्मद गजनी 998 में मोहम्मद गजनबी 998 में गजनी का शासक बना। वो 1001 से लेकर के 1027 तक 17 बार भारत पे आक्रमण किया था और 1025 में ये 1025 में ये सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था, जो गुजरात में स्थित है। सोमनाथ मंदिर को भारत का पहला ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। वो बहुत ही ज्यादा समृद्ध मंदिर था, बहुत ज्यादा समृद्ध मंदिर था। आप इस बात का पता इससे लगा सकते हैं जब गजनबी सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया तो वो अपने साथ 28,000 किलोग्राम गोल्ड लेकर के गया और 40,000 किलोग्राम सिल्वर लेकर के अपने साथ गया था। और बहुत मंदिर को कहते हैं ना तहस नहस कर देना, वो तहस नहस कर दिया था। बाद में सोमनाथ मंदिर का निर्माण बहुत सारे राजाओं ने करवाया और लास्ट में जो अभी सोमनाथ मंदिर है उसका निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से हुआ था। और हम लोग जो इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि 1000 साल पहले का बात हम लोग कर रहे हैं, तो उसके बारे में अगर कोई कुछ पूछ दे, जो ये इसका साक्ष्य कहाँ से आया, कैसे पता चला हम लोगों को, तो ये किताब है जो अल बरूनी ने लिखा था। उस किताब का नाम है किताब उल हिंद और इस किताब से हमें मोहम्मद गजनबी के बारे में पता चलता है। चलिए, तीसरा जो रूलर था, जैसे मैंने आपको बताया अर्लियर मिडिवियल पीरियड में 3 रूलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है: मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जो था वो गौड़ का शासक था। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये गौड़ का शासक था। ये भारत पे 5 बार आक्रमण किया। 5 बार आक्रमण में ये 3 बार जीता और 2 बार हारा। इसका जो सबसे प्रमुख आक्रमण था, ये सबसे प्रमुख आक्रमण 2 आक्रमण था: तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। हम लोग सब बच्चा में सीरियल देखे हुए हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो पृथ्वीराज चौहान का जो युद्ध हुआ था, ये दोनों युद्ध पृथ्वीराज चौहान से ही हुआ था। यहाँ पे पीआरसी का मतलब पृथ्वीराज चौहान है। 1191 में 1191 में जो पृथ्वीराज चौहान से तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें मोहम्मद गौरी हार गया था और दूसरा जो युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे।
तो पृथ्वीराज चौहान का सबसे बड़ा अगर गलती अगर रहा तो सबसे बड़ा गलती रहा जो ये फर्स्ट युद्ध जीत करके मोहम्मद गौरी को छोड़ दिए थे। और सेकेंड वार जो मोहम्मद गौरी जीता, जैसे हम लोग जानते हैं हम लोग के देश में उतना ज़्यादा यूनिटी नहीं था उस समय राजपूत रूलर्स के बीच में, उनके खुद के ससुर जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान दूसरा युद्ध हार गए। और उसके बाद मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी हरा दिया। मोहम्मद गौरी का जो सोच था वो सोच बिल्कुल सही था, जो अपने जमाई का नहीं हुआ वो उसका क्या होता। तो उसके बाद बैटल ऑफ चंदावड़ में उन्होंने कन्नौज के शासक जयचंद को भी हरा दिया। अब हम लोग अपना जो मेन था, जो आज का हम लोग का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत पे आएंगे। तो दिल्ली सल्तनत पे जब हम आना स्टार्ट कर रहे हैं तो हम जानेंगे दिल्ली सल्तनत का पहला शासक मोहम्मद गौरी नहीं था। मोहम्मद गौरी ने अपने एक गुलाम, एक स्लेव को यहाँ का शासक बना करके चला गया, जिस शासक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही दिल्ली सल्तनत का फाउंडर है। चलिए, दिल्ली सल्तनत के बारे में जो मैंने आपको बताया, जो मोहम्मद गौरी अपने एक स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का राजा बना करके चला गया, तो वहीं से दिल्ली सल्तनत का शुरुआत हुआ। दिल्ली सल्तनत पे टोटल 5 डायनेस्टी रूल किया, टोटल 5 डायनेस्टी। यहाँ पे 5 डायनेस्टी का मैंने नाम लिखा हुआ है, जिसमें से पहला डायनेस्टी जो है वो स्लेव डायनेस्टी है, जिसको गुलाम वंश भी कहते हैं और मलमुक वंश भी कहते हैं। दूसरा खिलजी डायनेस्टी है, तीसरा तुगलक डायनेस्टी है, चौथा सैयद डायनेस्टी है, और पांचवा और आखिरी जो डायनेस्टी है ये लोधी डायनेस्टी है। लोधी डायनेस्टी के बाद भारत में मुगल एम्पायर का रेन चालू हो गया, मतलब कार्यकाल चालू हो गया। तो यहाँ पे फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जो दिल्ली सल्तनत पे 5 डायनेस्टी ने राज किया था, जिसमें पहला था गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा लोधी वंश। इसमें सबसे ज्यादा जो राज किया था तुगलक वंश, लगभग 94 ईयर ये राज किए थे। स्लेव डायनेस्टी गुलाम वंश जो था ये 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1450 और लोधी वंश 1450 से लेकर के 1526 तक। इसमें जो सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट रूल किया, ये डोमिनेंट रूल खिलजी डायनेस्टी में हुआ था। बंद करो। तो हम लोगों ने मैंने आपको बता दिया था जो दिल्ली पे 5 डायनेस्टी रूल किए थे। 5 डायनेस्टी में जो पहला डायनेस्टी था वो स्लेव डायनेस्टी था। स्लेव डायनेस्टी के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। स्लेव डायनेस्टी रूल किया भारत पे 1206 से लेकर के 1290 तक। स्लेव डायनेस्टी के जो रूलर थे वो रूलर कहें या फाउंडर कहें, सबसे पहले फाउंडर जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, लेकिन इनको रियल फाउंडर स्लेव वंश का नहीं कहा जाता है। गुलाम वंश का इसे वास्तविक जो संस्थापक है वो नहीं कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने दिल्ली को अपना कैपिटल नहीं बनाया था, इन्होंने लाहौर को अपना कैपिटल बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मुख्य काम था भारत में, वो सबसे पहला काम था जो वो ना दिल्ली सल्तनत का पहला मस्जिद दिल्ली में बनाए थे, जिस मस्जिद का नाम था कुव्वत उल इस्लाम। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह है अजमेर में, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही बनवाए हुए थे। तीसरा कुतुब मीनार के बारे में कौन नहीं जानता है, भारत की सबसे लंबी मीनार है। तो कुतुब मीनार का भी निर्माण जो स्टार्ट करवाया, पूरा नहीं करवा पाए थे, स्टार्ट करवाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ही स्टार्ट करवाए थे। उसको पूरा उनके जमाई और स्लेव डायनेस्टी के उनके बाद के शासक इल्तुतमिश ने करवाया था। बंद कीजिए, स्टार्ट किया जाए। स्लेव डायनेस्टी में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद के जो रूलर थे, वो उस रूलर में जो सबसे इम्पोर्टेंट रूलर हैं वो इल्तुतमिश हैं। इल्तुतमिश के बारे में हमको इतना जानना है, जो इल्तुतमिश को स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश का रियल फाउंडर कहा जाता है, क्योंकि वो पहले रूलर थे दिल्ली सल्तनत के, जिन्होंने दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक है फाउंडर स्लेव डायनेस्टी के, लेकिन उन्होंने अपना कैपिटल लाहौर को बनाया था, दिल्ली को नहीं बनाया था। इल्तुतमिश ने अपना कैपिटल दिल्ली को बनाया था, इसीलिए हम लोग उनको रियल फाउंडर कहते हैं स्लेव डायनेस्टी का। तो उन्होंने 2 तरह का सिक्का चलाया, जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ और क्वेश्चन में पूछता है, एग्जाम में पूछता है, यहाँ तक कि SSC और रेलवे के एग्जाम में भी पूछता है। इसमें ये जो सिक्का है जीतल के बारे में बिल्कुल ध्यान देना है। जो जीतल एक कॉपर कॉइन था जो इल्तुतमिश ने निकाला था। तो 2 तरह का सिक्का निकाले थे, जिसमें से एक का चर्चा हम लोग कर लिए जीतल कॉइन का, और दूसरा कॉइन जो है वो टंका, वो सिल्वर का कॉइन था। और इन्होंने एक शहर भी बसाया था, जिस शहर का नाम था सुल्तानगढ़ी। इनके इल्तुतमिश के बाद जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर है और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, जो फर्स्ट और लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया या दिल्ली सल्तनत कह सकते हैं, तो इनकी बेटी थी रजिया सुल्तान, जिनके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। बंद कीजिए।
हम लोग इल्तुतमिश के बारे में पढ़ चुके हैं। इल्तुतमिश जो थे 2 प्रकार के सिक्का निकाले थे, एक का नाम था टंका जो सिल्वर कॉइन था, और एक का नाम था जीतल जो कॉपर का कॉइन था। अब हम लोग उनकी बेटी के बारे में पढ़ेंगे। ये जो थी एकमात्र और कह सकते हैं आखिरी महिला, मुस्लिम महिला शासक थी दिल्ली सल्तनत की। तो ये 4 साल में तो कुछ ज़्यादा नहीं की, लेकिन ये 3 तरह का सिक्का निकाली थी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें एक सिक्का था जिसपे उन्होंने लिखवाया था न्याय की रानी, दूसरा सिक्का था जिसपे उन्होंने लिखाया था इल्तुतमिश की बेटी, और तीसरा सिक्का था जिसपे उन्होंने लिखाया था दिल्ली सल्तनत की महारानी। यहाँ पे जो D.S है इसका मतलब है दिल्ली सल्तनत। अब हम लोग आखिरी जो शासक हैं, जो महत्वपूर्ण शासक हैं गुलाम वंश के, उनके बारे में चर्चा करेंगे, जिनका नाम बलबन था। बलबन के बारे में हम लोग पहले ही जान लेते हैं। बलबन जो थे एक कॉइन निकाले थे, वो भी अपना एक कॉइन निकाले थे, एक सिक्का निकाले थे जिसका नाम था बलबनी कॉइन। बलबन भारत में पर्शियन कल्चर लेकर के आए थे। बलबन नवरोज फेस्टिवल को मनाना भारत में शुरुआत कराए थे। और उसके बाद बलबन ने अपने दरबार में 2 तरह के रीतियों का प्रचलन करवाया था, जिसमें एक रीति था सजदा और दूसरा रीति था पैबोस। सजदा में आदमी को राजा के जो भी उनके दरबार में आते थे उनको दंडवत प्रणाम होकर के राजा को नमस्कार करना होता था। और दूसरा पैबोस जो था, पैबोस में क्या होता था, जो अगर किसी को राजा को कुछ कहना है तो उनकी पैर की जूती को चूम करके ही वो राजा को कुछ कह सकते थे। इसी रीत का नाम था पैबोस। तो हमको याद रखना है सजदा और पैबोस का जो सजदा और पैबोस को जो इंट्रोड्यूस करवाए थे दरबार में, उनका नाम था बलबन। अब मैं उसको बोर्ड पे लिख देता हूँ और आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए। अब हम लोग गुलाम वंश के अंतिम शासक के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका नाम बलबन था। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बलबन जो था भारत में पर्शियन कल्चर लेकर के आया था। उसके बाद उसने नवरोज फेस्टिवल स्टार्ट करवाया था। उसके बाद उसने अपने नाम का एक सिक्का भी चलाया था जिसको वो लोग बलबनी कॉइन कहते थे। और वो अपने दरबार में 2 सिस्टम लेकर के आया था या 2 रिचुअल लेकर के आया था, जिसका नाम था सजदा और पैबोस। सजदा में लोग राजा के सामने में दरबार में कोई भी आते थे तो दंडवत होकर प्रणाम करते थे, और पैबोस में अगर राजा से किसी को कुछ कहना होता था तो वो राजा के पैर की जूती चूम करके कह सकते थे। बंद। स्लेव डायनेस्टी के बाद जो दिल्ली सल्तनत का जो अगला डायनेस्टी था वो खिलजी डायनेस्टी था। खिलजी डायनेस्टी के बारे में हमको इसलिए पढ़ना है कि क्योंकि खिलजी डायनेस्टी के एक रूलर थे, जिस रूलर का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमको लगता है कि आप सबको पता है, क्योंकि सबने पद्मावत फिल्म देखा होगा, और पद्मावत फिल्म में जो अलाउद्दीन खिलजी था उसी का चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी को मोस्ट इफेक्टिव रूलर, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो शासक कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का, उसी को कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत सारा ऐसा काम किया जो उससे पहले किसी भी शासक ने भारत में नहीं किया था। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं, अगर हम किसी भी डायनेस्टी का चर्चा करते हैं तो डायनेस्टी के चर्चा के वक्त हमको ये पता रहना चाहिए कि उसके फाउंडर कौन थे। तो यहाँ पे खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर जो थे वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्लेव डायनेस्टी में, गुलाम वंश में 2 डायनेस्टी थे, एक फाउंडर और एक रियल फाउंडर। फाउंडर के बारे में मैंने आपको बताया था जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, लेकिन हम उनको रियल फाउंडर नहीं कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपना कैपिटल लाहौर में बनाया था। और इल्तुतमिश को हम रियल फाउंडर कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपना कैपिटल दिल्ली को बनाया था। उसी तरह यहाँ पे जो फाउंडर हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हैं, लेकिन इनके बारे में हमको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मात्र 6 साल शासन किए थे, मात्र 6 साल शासन किए थे। और 6 साल के बाद इनको इनका भतीजा जिनका नाम अलाउद्दीन खिलजी था उसने मार दिया था और खुद दिल्ली का शासक या सुल्तान बन बैठा था। अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है जो मोस्ट इफेक्टिव रूलर ऑफ D.S। D.S का बात मैंने पहले ही आपको बता दिया, तो दिल्ली सल्तनत। तो अब अलाउद्दीन खिलजी को हम सबसे प्रभावशाली राजा कहते क्यों हैं? पहले के समय में क्या था, अलाउद्दीन खिलजी से पहले के समय में किसी को भी जो अगर टैक्स लेना रहता था तो एक निश्चित टैक्स का पैमाना नहीं था। क्या दिया जाता था? 100 सिक्का सबको देना है। अब जो 1000 कमा रहा है उसको भी 100 सिक्का देना है, जो 500 कमा रहा है उसको भी 100 सिक्का देना है, जो 10 रुपया कमा रहा है उसको भी 100 सिक्का देना है। जो नहीं दे पाते थे उनको मार दिया जाता था। तो इससे निजात दिलाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया टैक्स सिस्टम लेकर के आया, जिसका कहना था जो जितना कमा रहा है उसका 50% उसको राजा को देना पड़ेगा। 50% ऑफ टोटल इनकम इज टैक्स। और इसका निगरानी रखने के लिए उसने मार्केट कंट्रोल सिस्टम का गठन किया। दूसरा, सैलरी
सिस्टम इन आर्मी। आर्मी में इससे पहले सैलरी किसी ने नहीं दिया था आर्मी को। अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक था जिसने अपने आर्मी को सैलरी दिया था। इसी के कारण वो बहुत ज़्यादा, उसकी युद्ध नीति बहुत ज़्यादा सफल रही थी। और जैसे पहले के ज़माने में होता था, कभी युद्ध होता था तो हर एक घर से आदमी को लेकर के जाया जाता था युद्ध लड़ने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर भी रोक लगाई। अलाउद्दीन खिलजी ने आर्मी के लिए एक स्पेशल रिक्रूटमेंट प्रोसेस, उसके बहाली का प्रक्रिया लागू किया, जिसके तहत जो आर्मी में जाने के लायक हैं उन्हीं को चुना जाता था, बाद बाकियों को नहीं चुना जाता था। वो युद्ध को और सफल बनाने के लिए दो तरह का सिस्टम लॉन्च किया, एक दाग सिस्टम और एक हुलिया सिस्टम। दाग सिस्टम हॉर्स पे क्या करता था, वो मुहर लगा देता था, जिसके कारण वो युद्ध में दूर से भी अपने घोड़ा को पहचान सके और अपने दुश्मन के घोड़ा को भी पहचान सके। उस समय युद्ध में जिसके पास ज़्यादा घोड़ा रहता था उससे उसकी ताकत का पता चलता था। और दूसरा था हुलिया सिस्टम। हुलिया सिस्टम में स्पेशल आर्मी का ड्रेस, आर्मी का स्पेशल क्लॉथ लॉन्च किया था, जिससे वो पूरे युद्ध में अपने सैनिक और अपने विरोधी के सैनिकों के बीच में फर्क पता कर सके और उनको मार सके। तो इस सब का जो श्रेय जाता है वो अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। अलाउद्दीन खिलजी वाकई में बहुत ज़्यादा क्रूर था, बहुत ज़्यादा क्रूर था, लेकिन वो ऐसा ऐसा काम करके गया जो उससे पहले किसी ने नहीं किया था, या उसके बाद उसके उस काम में किसी ने इंटरफेयर या बदलाव नहीं किया। अब अलाउद्दीन खिलजी ने काम ही नहीं किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत तरह के चीज़ भी बनाए थे, जिसमें जो सबसे पहला जो चीज़ है वो अलाई दरवाज़ा या अलाई मीनार। अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार का गेट जिसको हम कह सकते हैं वो है। दूसरा, दिल्ली में एक जगह है हौज खास, अभी भी बहुत अच्छा जगह है, लोग जाते हैं घूमने के लिए। तीसरा, चोर मीनार का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही कराया था। और जमहूरियत महल और जमहूरियत खाना भी कभी कभी कह दिया जाता है, इसका भी निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। ये दो तरह का टैक्स लेकर के आया था, जो जिसमें एक टैक्स था घराई टैक्स और दूसरा टैक्स था चराई टैक्स। घराई टैक्स उस तरह के लोगों के लिए था जो अपना जानवर अपने घर पे रखते थे, और चराई टैक्स उस तरह के लोगों के लिए था जो अपना जानवर दूसरे के खेतों में चराने के लिए लेकर के जाते थे, यानी कि दूसरे के खेत या किसी के भी खेत में चराने के लिए लेकर के जाते थे। तो घराई और चराई, ये दो तरह का टैक्स भी अलाउद्दीन खिलजी लेकर के आए थे। खिलजी डायनेस्टी के बारे में हमको लास्ट पढ़ना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं मात्र 30 साल का पूरा शासन था, जिसमें 6 साल जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने राज किया था और 20 साल अलाउद्दीन खिलजी ने राज किया था। तो लास्टली जो हमको खिलजी डायनेस्टी में पढ़ना है वो मलिक कफूर के बारे में पढ़ना है। मलिक कफूर कौन था? मलिक कफूर एक स्लेव था अलाउद्दीन खिलजी का। उसको अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार दे करके खरीदा था, जिसलिए उसको 1000 दिनारी भी कहा जाता था। लोग उसका नाम 1000 दिनारी के नाम से भी पुकारते थे। बहुत ज़्यादा खतरनाक था, युद्ध नीति और कूटनीति में बहुत ज़्यादा कुशल था। अलाउद्दीन खिलजी ने उसको एक टाइटल दिया था, उसको एक उपाधि दिया था, उस उपाधि का नाम था नायाब। जब अलाउद्दीन खिलजी का तबीयत खराब हुआ तो कहा जाता है कि मलिक कफूर ने ही उन्हें धीमा जहर दे करके धीरे धीरे मार दिया। जब अलाउद्दीन खिलजी का डेथ हो गया तो मलिक कफूर 36 दिनों के लिए दिल्ली सल्तनत का सुल्तान भी बना था, मात्र 36 दिनों के लिए बना था। इसीलिए इसे इतिहासकार उतना प्रमुखता से इतिहास में नहीं दिखाए हैं, लेकिन इन 36 दिनों में ही मलिक कफूर ने दिल्ली सल्तनत पे बहुत सारे जुल्म ढाए। कहा तो ये भी जाता है जो अलाउद्दीन खिलजी के जो छोटे बेटे थे उसका आंख मलिक कफूर ने भरी सभा में निकलवा लिया था। इससे इतना आजिज हो जाया गया, जो जब मलिक कफूर एक रात में सो रहा था तो अलाउद्दीन खिलजी के बड़े बेटे ने सोते हुए उसका सिर कलम कर दिया था। और खिलजी डायनेस्टी में जितना हमको पढ़ना था हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो मेरा अगला डायनेस्टी है वो तुगलक डायनेस्टी है। हम लोगों ने 2 डायनेस्टी के बारे में चर्चा कर लिया था, गुलाम वंश और खिलजी वंश। अब जो हम लोग का तीसरा वंश है जो दिल्ली सल्तनत पे राज किया था वो तुगलक वंश है, तुगलक डायनेस्टी है। 1320 से लेकर के 1414 तक इसने दिल्ली सल्तनत पे राज किया था। इसके जो फाउंडर थे उनके फाउंडर का नाम था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक इसके फाउंडर थे, जो मात्र 5 साल राज किए। 5 साल में ही उन्होंने 2 ऐसा काम किया जो उनसे पहले किसी भी शासक ने नहीं किया था। भारत में पोस्टल सर्विस का शुरुआत करवाया और साथ ही साथ नहर जो खुदवाने का पहला काम करवाए थे कोई भी जो मुस्लिम शासक थे। और दिल्ली सल्तनत के जो सबसे पहले शासक थे वो भी गयासुद्दीन तुगलक थे। ये और भी काम करवाते, लेकिन इनके बेटे के महत्वाकांक्षा ने मात्र 5 साल में जब ये राजा बने तो मात्र 5 साल के बाद उनके बड़े बेटे जिसका जो ओरिजिनल नाम था वो जौना खान था, उसने अपने पिता की हत्या कर दी और खुद राजा बन गया। और राजा बनने के बाद उसने अपना एक टाइटल धारण किया जिस टाइटल का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक।
मोहम्मद बिन तुगलक को लोग पागल राजा कहते थे। पागल राजा इसलिए कहते थे क्योंकि ये बहुत पढ़ा लिखा था और ये बहुत तरह का सुधार करना चाहता था, लेकिन इसके एक भी सुधार सक्सेस नहीं हुआ, एक भी सुधार सक्सेस नहीं हुआ और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, इसीलिए इसको पागल राजा कहा जाता है। इसके बारे में अगर हमको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना है तो भारत में जो सबसे पहले कागज़ का जो पैसा था वो उसको उस समय में टोकन कहा जाता था, वो सबसे पहले जौना खान यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ही स्टार्ट करवाया था भारत में। इसके बारे में एक चीज़ और याद रखना है क्योंकि वो अभी भी है, जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक ने एक शहर बसाया जिसका नाम देवगिरी है और उसको अपना एक कैपिटल बनाया था। जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तो उसका छोटा भाई फिरोज शाह तुगलक भारत का नया सुल्तान बना और फिरोज शाह तुगलक बहुत ही ज़्यादा कट्टर था, बहुत ही ज़्यादा इस्लामिक कट्टर जिसको कहते हैं वो था। ये एक टैक्स होता है जजिया, जो धार्मिक कर कहा जाता है जजिया को, जो स्पेशली हिंदू पे लगाए जाते थे मंदिर में जाने के लिए। तो सबसे पहले जो जजिया भारत में लगाया था वो मोहम्मद बिन कासिम लगाया था, जिसके बारे में मैंने आप सबसे पहले उसी के बारे में चर्चा की है, जो वो सिंध पे आक्रमण किया था। तो थोड़ा ही दिन अगर भारत में रहा था तो वो जजिया लगाया था, जहाँ पे हिंदुओं को मंदिर में जाने के लिए पैसा देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। तो इसमें दो तरह के आदमी को छूट दिया गया था, ब्राह्मणों को छूट दिया गया था और महिलाओं को छूट दिया गया था। लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक भारत का सुल्तान बना तो वो फिर से जजिया को लागू किया और साथ ही साथ उसमें ब्राह्मणों और महिलाओं को भी शामिल किया। मतलब जितने भी जो दूसरे धर्म के आदमी थे उनको धार्मिक कार्यों के लिए टैक्स देना पड़ता था। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि गयासुद्दीन तुगलक ने कैनाल बनाया था, तो जब तक गयासुद्दीन तुगलक राजा रहे तब तक वो कैनाल फ्री रहा, जब तक मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान रहा तब तक वो कैनाल फ्री रहा। लेकिन जैसे ही फिरोज शाह तुगलक भारत का सुल्तान बना तो उसने अपने पिता के बनाए हुए नहर पे टैक्स लगा दिया। जो भी उस नहर का पानी का यूज़ करते उसको टैक्स देना पड़ता और उस टैक्स का नाम था हक़ सर। उसके बाद ये अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करता था और करना भी चाहिए। बड़ा भाई अपना बेटा को राजा नहीं बना करके अपने छोटे भाई को राजा बना करके मरा था, तो उसके याद में एक शहर बसाया था जिस शहर का नाम जौनपुर है और जौनपुर अभी भी यूपी में है। आशा करते हैं कि तुगलक डायनेस्टी आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। हम लोग का 3 डायनेस्टी खत्म हो चुका है। चौथा डायनेस्टी जो है सैयद डायनेस्टी है। सैयद डायनेस्टी के बारे में हमको बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस इतना याद रखना है जो सैयद डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे। सैयद डायनेस्टी के फाउंडर खिज्र खान थे। उसके बाद हम लोग लोधी डायनेस्टी पे चले जाए। चलिए, हम लोग 3 डायनेस्टी के बारे में पढ़ चुके हैं। सबसे पहला डायनेस्टी जो था हम लोग का वो गुलाम वंश था, दूसरा डायनेस्टी जो था वो खिलजी वंश था और तीसरा डायनेस्टी जो था वो तुगलक डायनेस्टी था। और हम लोग चौथा डायनेस्टी के बारे में जो पढ़ रहे हैं वो सैयद डायनेस्टी है। सैयद डायनेस्टी के जो राजा थे वो कुछ भी नहीं किए थे, जो जैसा था उसको वैसा ही चलने दिए और उसके बाद वो ख़त्म हो गए। मात्र 36 साल राज किए, एक ही ज़्यादा उम्मीद उनका राजा ही था। तो उसके जो फाउंडर थे, उसके फाउंडर का नाम बहुत बार पूछता है, तो उसके फाउंडर का नाम है खिज्र खान, ये याद रखने वाली चीज़ है। दूसरा जो में हम लोग का लास्ट डायनेस्टी हुआ, दिल्ली सल्तनत का लास्ट डायनेस्टी, क्योंकि उसके बाद मुगल एम्पायर चालू हो गया, ये लोधी डायनेस्टी था। और लोधी डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम बहलोल लोधी था। और बहलोल लोधी के बारे में बस इतना जानना है क्योंकि नाम से याद ही रह जाएगा आपको, क्योंकि उन्होंने एक सिक्का चलाया था जिसका नाम बहलोली कॉइन था। उसके बाद उनके बेटे जो सिकंदर लोधी थे, सिकंदर लोधी के बारे में हमको इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि सिकंदर लोधी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर बसाया था, जो शहर आज के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप लोग जानते भी होंगे जहाँ ताजमहल है, ताजमहल आगरा में है, तो आगरा शहर को किसने बसाया था? आगरा शहर को सिकंदर लोधी ने बसाया था। 1504 में बसाया था और 1506 में उसको अपना राजधानी भी बनाया था। उसके बाद लास्ट जो हम लोग का आज का लास्ट चीज़ है वो इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत के आखिरी शासक थे, साथ ही साथ लोधी डायनेस्टी के भी आखिरी शासक थे। और उसके बाद इन्हीं के साथ युद्ध होता है 1526 में, पानीपत का पहला युद्ध बाबर का, जिससे में बाबर इसको इब्राहिम लोधी को हरा देते हैं और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है, शुरुआत होती है, जिसके बारे में हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तभी इसको शेयर कीजिएगा। और इतना ज़रूर आशा है कि जो 7 ही नहीं, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें इसमें से कम आपको 1 या 2 नंबर का प्रश्न का आंसर निश्चित पूछेगा।